ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। आप अखबार खोल के देखिए, आपको ऐसी लड़कियों के फोटो छपे हुए नजर आएंगे जो 10वें में, 11वें में, 12वें में की वगैरह में टॉप रिकॉर्ड हासिल करेगी और उनके फोटो छप रहे हैं। आप कोई भी गूगल वगैरह खोल के देखिए, आपको ऐसी तस्वीरें नजर आ जाएंगी ऐसी लड़कियों की जो पैरा ओलंपिक में गई और फॉर्म वगैरह में आई है, लेकिन उन्होंने जो है ना वो रिकॉर्ड तोड़ कोई चीज के अंदर मैदान मांगा। कम लोगों का ध्यान जाता है कि नेत्रहीन लड़कियों ने भी काफी अच्छी पढ़ाई में प्रतिभा हासिल करी होती है। नेत्रहीन लड़कियों ने भी पढ़ाई में बड़ा होनहार प्रतिभावान कारनामा करके दिखाया था, लेकिन बात में आमतौर पर दबी लची रह जाती है। ऐसी लड़कियां जो नेत्रहीन है और जो पढ़ने में टॉप क्लास पोजिशन आती है, वो रमेश प्रसाद जी की मेहनत का नतीजा होता है। रमेश प्रसाद जी रामा विहार के अंदर में एक ब्लाइंड आश्रम चलाते हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही बताते हुए कि इनकी लड़कियां, इनके आश्रम में रहने वाली लड़कियां ज्यादातर बहुत उच्च स्तरीय पढ़ाई करती है, अच्छे नंबर मार्क्स लाती है। थोड़े ही समय में ये रामधारी सिंह दिनकर कवि जी का एक महाकवि सम्मेलन भी करवाने जा रहे हैं, उसी से बात करते हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बताइए कि आश्रम खोलने का मन में विचार कैसे आया? एक तो सामाजिक कार्य से हमें काफी रुचि थी। जी। और यहाँ से जो यहाँ पे हमने संस्था खोली उसके पूर्व बिहार में भी हमने शुरू किया था। जी। तो हमें यही लगता था कि एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य किया जाए। जी। और जो भी बाधाएं इन छात्राओं को आती है उन बाधाओं को दूर करने के लिए इनको एक सिस्टम से जोड़ा जाए और उन समस्याओं से इनको निदान मिले। और जो भी शिक्षा के लिए इनको सहयोग की आवश्यकता हो उसे हम पूरा करें। तो हम हमारे दिमाग में यही बात आई, ये न्याय आती थी। अच्छा। तो उसके लिए हमने छात्रावास शुरू किया। उसके बाद हायर एजुकेशन में कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी हो गया आजकल। तो उसके लिए हमने ट्रेनिंग सेंटर खोला। लाइब्रेरी हायर एजुकेशन के लिए ब्रेल में बुक्स की आवश्यकता होती है, हमने लाइब्रेरी खोला। तो हमने ये देखा और इनको किसी भी प्रकार की कोई इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, हम कोशिश करते हैं उसकी उस इक्विपमेंट को पूरा करें। कभी किसी लड़की को पैसे के अभाव में बीएड करने या हायर एजुकेशन में कोई समस्याएं आती है तो उनको आर्थिक सहयोग प्रदान करके उनको उन समस्याओं से निदान करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो इन समस्याओं इन बाधाओं को दूर करते हुए हायर एजुकेशन प्राप्त करके वो भी सरकारी जॉब प्राप्त करे और आम व्यक्ति की तरह वो भी समाज में जी सके। और जो सोशल इंक्लूजन की जो हमारी धारणा है उस धारणाओं को पूरा कर सके। इसलिए मेरे दिमाग में इस प्रकार के कार्य की रुचि जगी। बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। दर्शकों को मैं बताना पसंद करूंगा कि पुलिस लाइन से लेके और कुतुबगढ़ तक आपको ढेर सारे लेफ्ट राइट साइड में मिल रही है कि उनमें से अधिकतर मैं क्या ज्यादातर में ही लाइब्रेरी का प्रबंध नहीं है। बस एक हॉस्टल बना दिया गया है, कमरे बना दिए गए, नहीं है लाइब्रेरी का प्रबंधन। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि किसी महिला आश्रम में यहाँ ढेर सारी किताबें इन ब्रेल लिपि वाली ये लाइब्रेरी का आइडिया कैसे है? मुझे तो ये दूसरे लोगों ने बताया कि वाकई यहाँ पे बड़ी सर्वश्रेष्ठ किताबें, प्राचीन किताबें मौजूद है। देखिए, स्वाध्याय स्वाध्याय के लिए पुस्तकें अनिवार्य हैं। जी। और पुस्तक को रखने के लिए व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए पुस्तकालय का होना अनिवार्य है। जी। और हर एक बच्चों को उनकी सारी पुस्तकें उपलब्ध कराने की समस्याएं आती है। इसलिए पुस्तकालय में जितने भी प्रकार के, चाहे हिस्ट्री की सारी ग्रेजुएशन की एमए की बुक हो, एक एक सेट पड़ा हुआ है। चाहे पॉलिटिकल साइंस की एक एक सेट ग्रेजुएशन एमए की बुक हो, वो सारी यहाँ उपलब्ध है। चाहे हिंदी की हो, तो लाइब्रेरी एक ऐसी चीजें हैं जहाँ पुस्तकों का संग्रह होता है। और जब तक पुस्तकों का संग्रह नहीं होगा तब तक स्वाध्याय संभव नहीं है। और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल पुस्तकें के माध्यम से ही स्वाध्याय हो सकता है। इसीलिए हमने ये ब्रेल लाइब्रेरी यहाँ पे स्थापित की थी। और ब्रेल लाइब्रेरी का संचालन हम सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। यहाँ रहने वाली छात्राएं तथा इस छात्रावास के बाहर के भी छात्र यहाँ से इस लाइब्रेरी से पुस्तक ले करके और बहुमूल्य उपयोग करते हैं।
तो ब्रेल लाइब्रेरी दृष्टिबाधितों के हायर एजुकेशन में काफी सहायता प्रदान करती है और स्वाध्याय के बिना कभी भी अच्छी शिक्षा नहीं हो सकती है और स्वाध्याय के लिए लाइब्रेरी अनिवार्य है। इसीलिए हमने लाइब्रेरी खोलने के लिए संकल्प लिया था और हम यहाँ लाइब्रेरी। फिलहाल यहाँ पे कितनी बच्चियां हैं और उनको क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है? यहाँ पे भी 40 स्टूडेंट्स हैं और इनको खाने भोजन की, आवास की, वस्त्र की और शिक्षा में जो कुछ बाधाएं होती है इक्विपमेंट की, चाहे आपको फी की, उन उन्हें हम वो सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करते हैं। और कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं और लाइब्रेरी में ब्रेल बुक्स के माध्यम से अपना स्वाध्याय करते हैं। ये हमारे पास उपलब्ध है। साथ ही बीच बीच में जब कंपटीशन होने वाला होता है तो उसके लिए भी हम लोग इनको तैयारी करवाते हैं। दर्शकों को मैं बता दूं कि रमेश प्रसाद जी पेशे से अध्यापक हैं और कविता में लेखकीय चीजों में वाकई बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। मेरे अपने जानकारी में ये इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं कि किसी भी महान कवि की जन्म दिवस के ऊपर में कवि सम्मेलन करना, मतलब कि कवि सम्मेलन में आयोजित करना आजकल धीरे धीरे, जब से ये यूट्यूब जमाना आया, कवि सम्मेलनों का दौर धीरे धीरे, शेर शायरी का दौर धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, पर ये उसे काम करवाए। सितंबर महीने में आप कवि सम्मेलन जो करने जा रहे हैं, दर्शकों को उसके विषय में बताइए। कवि रामधारी सिंह दिनकर जयंती कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं अच्छे सालों से। हाँ, और इस बार 25वीं समारोह है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह जयंती के अवसर पर हम राष्ट्रीय स्तर के कई कवियों को बुलाते हैं। उसमें हमारे दृष्टिबाधित कवि भी जो योग्य कवि हैं उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं और वो ये ऐसा कवि सम्मेलन होता है जिसमें दृष्टिबाधित कवियों का समायोजन होता है और इसमें श्रोता भी काफी दृष्टिबाधित होते हैं, आम लोग भी होते हैं और दृष्टिबाधित कवि होते हैं। और रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसे कवि थे जिन्होंने दलितों, शोषितों और पीड़ितों पर काफी कविताएं लिखी और उनकी कविताओं में ओज का भी समावेश, श्रृंगार का भी समावेश, उनके अंदर एक जो राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव का भी समावेश और उनके अंदर हर एक जो आयाम है कविता के सभी प्रकार के आयाम उनकी काव्यों में निहित थी। इसलिए हमने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती 25 वर्षों से मना रहे हैं। इस वर्ष भी 22 सितंबर जो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जयंती की पूर्व संध्या के अवसर पर टेक्निया सभागार में एक विराट कवि सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें एक कवि सम्मेलन होगा। उसके पूर्व दिनकर जी के व्याख्यान होगा, साथ ही एक सूर्यांश नामक एक स्मारिका का विमोचन होगा और जो हमारी ये रजत जयंती चल रही है उसके बारे में, दिनकर जयंती के बारे में उसके विचार विमर्श भी होगा। तो ये 25वीं दिनकर जयंती है, तो एक भव्य कार्यक्रम के रूप में कार्यक्रम का आयोजन टेक्निया सभागार में 3 बजे से लेकर 9 बजे रात तक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जिसमें व्याख्यान व विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। साथ ही जलपान और भोजन की व्यवस्था है। जो भी इस कार्यक्रम में आना चाहते हैं, यदि मेरी बात को सुन रहे हैं, तो 22 सितंबर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के पूर्व संध्या के अवसर पर टेक्निया सभागार में 3 बजे से इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आ सकते हैं। उनका स्वागत है। और साहित्य के प्रति इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम लोगों में साहित्य के प्रति अभिरुचि पैदा करना, क्योंकि आपको पता होगा साहित्य समाज का दर्पण होता है और जब तक आम लोगों में साहित्य के प्रति अभिरुचि नहीं बढ़ेगी तब तक समाज का एक सही विकास नहीं हो सकता है। और जब समाज का सही विकास नहीं होगा तो हमारे देश का जो एक या जो भी हमारे नेतृत्व करता होते हैं उनकी जो संकल्पना होती है
वो तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक समाज हमारी सुव्यवस्थित और सुदृढ़ नहीं होगी। और जब समाज सुदृढ़ होगा तो देश का, राष्ट्र का निर्माण अवश्य होगा और बेहतर तरीके से होगा। इसलिए इस कड़ी में हम लोग भी भागीदार बनना चाहते हैं। हम लोग भी, ये नहीं कि हम लोग दिव्यांग हैं तो केवल हम दृष्टि दिव्यांग के लिए ही सोचें, हम आम लोगों के लिए भी सोचते हैं और दृष्टि दिव्यांगों को भी हम लोग समाज का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। और हम दृष्टि दिव्यांग भी समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान देना चाहती है। इसीलिए इस प्रकार का साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आपको समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।